हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास टीजीटी पीजीटी पार्ट 7 के फर्स्ट और सेकंड में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा और समझा। इसके अगले कड़ी में आज पार्ट 8 है, टीजीटी पीजीटी पार्ट 8। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला कवि और हिंदी की पहली रचना। अब आदिकाल की शुरुआत होनी है, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि हिंदी का पहला कवि और हिंदी की पहली रचना कौन सी है। इसमें तो देखिए, जो सभी लोग आजकल जो मानते हैं, सर्वमान धारणा है कि हिंदी का पहला कवि सरैपा है, जो 769 ईस्वी के हैं। और चूँकि पहली कवि सरैपा रहे होंगे तो इनकी रचना भी इन्होंने की होगी, तो इनकी रचना को पहली रचना क्यों नहीं माना गया। इसका मुख्य कारण ये है कि सरापा ने दोहे लिखे, दोहा कोश की रचना की, लेकिन इनके दोहे फुटकर हैं, तितर बितर हैं, इधर उधर कोई प्रबंध ग्रंथ के रूप में नहीं पाए जाते। इसके कारण जो है सरापा के द्वारा लिखी गई दोहों को पहली रचना नहीं मानी जाती। अब पहली रचना जो है माना जाता है जिसको, वो देवसेन द्वारा लिखित है। जैन कवि हैं देवसेन, श्रवकाचार्य। और देवसेन का समय 399 ईस्वी का है, इसलिए जो है पहले कवि सरापा को माना जाता है और पहली रचना श्रवकाचार्य को मानी जाती है, क्योंकि सरापा का कोई ग्रंथ के रूप में कोई रचना उपलब्ध नहीं है। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग कवियों को अपना पहला कवि मानते हैं, उनके अपने विचार हैं, उनके अनुसार वो अपना कवि मानते हैं। जैसे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद बरदाई को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर पुंड या पुष्प को मानते हैं, राहुल शंकरतायन सरैपा को मानते हैं। यही सरैपा है जो सर्वमान्य है और सभी लोगों ने इनको मान्य किया है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं और मिश्र बंधु गोरखनाथ को मानते हैं। चंदर शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त और भगवती चरण वर्मा शालिभद्र सूरी को मानते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहमान को मानते हैं। तो ये विद्वान अपने मत के अनुसार अलग अलग कवियों को पहला कवि मानते हैं, लेकिन जो मानक है जिसको सभी लोग मानते हैं, वो जो है सभी विद्वानों का एक मत जो है, वो पहला कवि सरैपा और पहली रचना श्रवकाचार्य है। ये श्रवकाचार्य जैन कवि थे। इन्होंने 250 दोहे लिखे हैं अपने श्रवकाचार्य में। देवसेन ने जो है 250 दोहे लिखे हैं अपभ्रंश भाषा में, और श्रावक धर्म का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। जैन धर्म में श्रावक धर्म है, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया है। आइए अब पढ़ते हैं आदिकाल। जैसे शुरू में ही बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पहले हम शुरुआत करेंगे आदिकाल की। और आदिकाल की जो के विषय में है, तो आदिकाल साहित्य 5 भागों में बांटा गया है। आदिकाल में 5 प्रकार के साहित्य आते हैं। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य, नंबर 4 रासो साहित्य और नंबर 5 जो है लौकिक साहित्य। 5 प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करेंगे और इनमें होने वाले जो कवि रहे हैं उनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले समझ लें कि ये जो चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है,
तो जो समाज में जो घटित होता है वही साहित्य में भी लिखा जाता है, क्योंकि बहुत कुछ तत्व अपने परिवेश से ही ग्रहण करता है रचनाकार। इसलिए उस समय की परिस्थिति परिवेश को थोड़ा सा समझना आवश्यक होता है। आदिकाल का जो समय था उस समय जो सबके द्वारा मान्य किया गया सर्वमान 1000 से 1400 ईस्वी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है 393 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। तो इस अवधि में जो आदिकाल का समय था, उस समय राजनीतिक स्थिति कुछ भारत की ऐसी थी कि हर्षवर्धन या वर्धन साम्राज्य का अंत हो रहा था। भारत में वर्धन साम्राज्य का अंत हो रहा था और हिंदू राजाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। भारत में कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला राजा नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध के, एकता के सूत्र में बांध के पूरे भारत को एक रखे। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे राज्य, और आपस में राजा लड़ते हमेशा झगड़ते रहते थे। और 8वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति में हिंदू सत्ता धीरे धीरे क्षय हो रही थी और इस्लाम सत्ता का धीरे धीरे उदय हो रहा था। इसी कारण वह मन स्थिति उत्पन्न हो रही थी जनता के मन के अंदर। मन स्थिति ऐसी बन रही थी और जिसके कारण जो है एक प्रवृत्ति की रचनाएं नहीं लिखी जाने लगी, नहीं लिखी जाती थी। रचनाकार एक प्रकार की प्रवृत्ति की रचनाएं नहीं लिख पाते थे क्योंकि मन स्थिति कई प्रकार की थी, अलग अलग प्रकार की बनती थी इस परिवेश में। इसलिए आप देखेंगे कि 5 प्रकार की प्रवृत्तियों की पाई जाती हैं इसमें और रचनाएं होती हैं। 5 प्रकार के साहित्य मिलते हैं इसमें। और उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी भी काफ़ी दयनीय थी। भोग विलास की वस्तु समझा जाता था उनको, और एक दूसरे राज्य पर हमेशा आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते थे। राजा अधिकार करके अधिकार क्षेत्र पाना चाहते थे और इस तरह चारों तरफ अशांत की स्थिति थी। एक तो जनता, सामान्य जनता जो है बाहरी आक्रमणों से परेशान थी। यवनों का, इस्लामों का आक्रमण होता था और राजा से भी वहाँ की सामान्य जनता जो त्रस्त थी, उनके अत्याचारों से भी वो परेशान थी। तो दोनों प्रकार की स्थिति थी। इस काल का साहित्य स्पष्टता जो है राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभक्त था। साहित्य मतलब 3 भागों में, 3 तरह के में बटा हुआ था। एक राजाश्रित, एक धर्माश्रित और लोकाश्रित कह सकते हैं। और इनकी भाषाएं भी अलग अलग थी। राजा जो थे, राजाश्रित जो कवि थे, अधिकतर संस्कृत का प्रयोग करते थे भाषा के रूप में, और धर्म जो साहित्य लिखे जाते थे वो जो है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते थे। और जो लोग थे, लोकों में कवि थे, लोक सामान्य में, जनता में जो कवि रहते थे, वो लोक भाषा का प्रयोग करते थे। जनता की भाषा जो थी, सामान्य हिंदी जिसको कह सकते हैं। तो इस तरह की 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। उस समय अपभ्रंश जो है भाषा नई चेतना लेके उभर रही थी, जो हिंदी के काफ़ी जो है निकट मानी जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति थी उस समय की। इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के साहित्य लिखे गए।
अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम सिद्ध साहित्य के विषय में। अब एक चीज़ और कि यहाँ धार्मिक स्थिति भी थी। धार्मिक स्थिति में जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव की स्थितियाँ ऐसी थी कि वो आपस में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बराबर संघर्ष करते रहते थे। और ऐसी स्थिति में ये बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया था और इसमें समय समय पे संगीतियाँ होती थी, बौद्ध संगीति होती थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें हम कुषाण के समय में, प्रथम शताब्दी में कुषाणों के समय बौद्ध संगीत जो हुई उसमें बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। एक तो हीनयान और दूसरा महायान संप्रदाय में, दोनों संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। और दो संप्रदायों में महायान संप्रदाय जो था जाके 8वीं शताब्दी में इसमें वज्रयान और मंत्रयान नाम की एक शाखा हुई। और इसी शाखा में जो वज्रयान शाखा के थे इन्हीं को जो है सिद्ध कहा गया। और इसी में ये 84 सिद्ध हुए। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध जो है वो सरापा को माना जाता है। अब ये सरापा ने जो किया, ये सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तन किया और यहीं से सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत होती है। सिद्धों की शुरुआत यहीं से होती है और यही सिद्ध फिर आगे बढ़ते हैं 84 सिद्धों में 14वीं और 13वीं-14वीं शताब्दी में जालंधर सिद्ध। जालंधर एक ऐसे कवि थे जालंधर जो सबसे पहले अपने को सिद्धों से अलग किए। जालंधर एक ऐसे कवि थे जो सबसे पहले अपने को सिद्धों से इन्होंने अलग किया और ये जाकर पंजाब की तरफ चले गए। अलग करके अपने को पंजाब की तरफ चले गए, कांगड़ा नामक एक पहाड़ी स्थान पर रहने लगे जो पंजाब का जालंधर शहर है। ये जालंधर, पंजाब का जालंधर शहर इन्हीं जालंधर सिद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने अपने को सिद्धों से अलग कर यहीं से नाथों की परंपरा शुरू की। इनके दो शिष्य थे और एक शिष्य कणप्पा और दूसरे मत्स्येंद्रनाथ। ये दो शिष्यों में तो कणप्पा तो सिद्ध रहे, मत्स्येंद्रनाथ जो थे ये गोरखनाथ इनके शिष्य हुए। और गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार आगे जाके किया और यहीं से नाथ संप्रदाय विख्यात होने लगा और जाने लगे। तो वास्तविक प्रवर्तक नाथ संप्रदाय के नाथ गोरखनाथ हैं। शुरुआत यहाँ से सिद्धों से विखंडन होके हुई। हम देखते हैं कि बौद्ध से ही सिद्ध बने और सिद्धों से फिर आगे चल के नाथ हुए। जैनों की अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आपको सिद्ध नाथ जो दिखते हैं ये बौद्धों से ही हुए हैं। ये समझाने का हमारा पूरा ये स्केच खींचने का मतलब यही था कि आप समझ जाए कि ये परंपरा कहाँ से सिद्धों की उत्पत्ति हुई, नाथ की उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये सिद्धनाथ आए, ये थी। और आज देखेंगे जालंधर नाथ का जो है पंजाब में जालंधर शहर है, वहाँ बालानाथ का टीला आज भी बहुत प्रसिद्ध है इनके नाम पे। जालंधर को बालानाथ भी बोला जाता है, तो आज भी वो टीला उनके नाम से प्रसिद्ध है। जालंधर का एक उपनाम बालानाथ भी था, तो उस नाम से है। और ये नमक की जो टीला है वो नमक की पहाड़ी का है, जिस पहाड़ी पर वो
जाके अपने को बना के रहने लगे थे। ये तो अब हम आगे पढ़ेंगे अगले अपने पार्ट में सिद्ध साहित्य के विषय में, और सिद्ध के साहित्य में जितने कवि रहे हैं उन कवियों के विषय में। धन्यवाद।